हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या परम। तो वीडियो में आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। आज हमारा सीटेट का 2021-22 के जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, फर्स्ट टाइम जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे सीटेट के, उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। आज हम 4 जनवरी 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें आज हम सीडीपी का सेक्शन देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके अलावा सभी पेपर आपको ऑनलाइन जो सीटेट के पेपर हुए हैं, चाहे वो आपके 2021-22 वाले हुए हों या फिर 2022-23 अभी लेटेस्ट हुए हों, सभी के पेपर सॉल्यूशन। और जैसा कि आपको पता है 2022-23 का तो अभी पेपर नहीं आया है, तो पेपर इसकी एनालिसिस पड़ी हुई है। जो भी एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और जो इम्पोर्टेंट नए टॉपिक पूछे गए थे इस बार, उनको भी मैंने पढ़ा रखा है। तो चैनल से जुड़ जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट एग्ज़ाम सीरीज के नाम से, जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चैनल पे। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले जो भी न्यू अपडेट होती है टीचिंग से रिलेटेड, सबसे पहले आपको दी जाती है। और टेट सीटेट सुपर टेट की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, क्योंकि सीटेट का जो ऑनलाइन पेपर सॉल्यूशन है वो आपको जल्दी से नहीं मिलता है। क्योंकि सीटेट का पेपर ऑनलाइन होता है, आपको उसका पेपर भी नहीं मिलता, पीडीएफ भी नहीं मिलता, तो सॉल्यूशन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब तक आपने पीवाईक्यू नहीं सॉल्व किए सीटेट में या फिर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो खासकर, तो आपने कुछ नहीं किया। आपकी तैयारी पीवाईक्यू से ही स्टार्ट होती है। जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी सबसे पहले पीवाईक्यू ही सॉल्व किए थे, क्योंकि जो हमने जैसे तैयारी की है, जैसे पढ़ाई की है, और फर्स्ट जो है अटेम्प्ट में ही 130+ नंबर हमने गेन किए हैं, तो उसी अनुभव के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज हम बाल विकास मतलब कि सीडीपी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पूछे गए हैं जनवरी 2022 में। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर पेपर हॉल में नहीं होने वाली है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते हैं तो पढ़ने में आपको टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है और क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। जैसा कि आपको सभी को पता है, डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक तो फाइन मोटर स्किल्स होता है, एक ग्रॉस मोटर स्किल होता है। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब आपको फुल बॉडी आपको बैलेंस ज़रूरी होता है। अगर आपको फाइन मोटर स्किल्स चाहिए तो फाइन मतलब आपको सिर्फ अपनी उंगलियों से काम करना होता है। छोटी छोटी जो बारीकियाँ आप काम करते हैं वो आपकी फाइन स्किल्स में आती हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पर बताना है कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल्स का है। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगी, प्लस पीडीएफ आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पढ़ लेना डाउनलोड करके। ग्रॉस मोटर स्किल का आपका उदाहरण है बैलेंसिंग ऑन 1 फुट। एक पैर पर आपको बैलेंस अपने आप को कर रहे हैं तो आपको फुल बॉडी जो है बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स का हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर है। हिंदी में भी देख लेंगे, एक पैर पर संतुलन करना, एक पैर पर संतुलन करना, ये हमारा स्थूल कौशल का उदाहरण होता है। ओके, क्वेश्चन 1 का हमारा 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, विकासात्मक परिवर्तन जो है, डेवलपमेंट चेंज जो है, किसका परिणाम होता है? आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का, या फिर किसी व्यक्ति का? केवल आनुवंशिक, केवल जो है यहाँ पर सीटेट में नेगेटिव वर्ड होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में पढ़ा रखा है, ये आपने पढ़ लिए तो समझ लीजिए 90% तो आपका प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गया, ठीक है। तो केवल आपका वाला आपका ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। केवल सामाजिक, ये भी गलत हो गया। ना तो वंशानुगत, ना ही पर्यावरणीय। तो पहले और चौथे में ही आपको देखना है, तो हमारा ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला जाएगा, क्योंकि विकास जो है हमारा आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों परिस्थिति पर निर्भर करता है। आपको पता है डेवलपमेंट इक्वल टू होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इन दोनों का ये गुणनफल होता है हमारा विकास। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ सही था दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके डेवलपमेंट एज से आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। द पीरियड फ्रॉम 2 to 6 ईयर, 2 से 6 साल तक का बच्चा कौन से कैटेगरी में आता है? तो आप सभी को पता है ये आपका अर्ली चाइल्डहुड में आता है, ठीक है, प्रारंभिक बचपन में आता है। इन्फेंसी की एज 0 से 2 साल होती है। प्रारंभिक बचपन 2 से 6 साल होता है। मध्य बचपन या फिर लेटर चाइल्डहुड इसको कहीं लिख देते हैं, कहीं कहीं तो 6 से 12, और किशोरावस्था आपका 12 से 15। यहाँ पर 1-2 साल का आपको ऊपर नीचे बुक में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रारंभिक बचपन आता है 2 से 6 साल तक हमारा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन 4 देखते हैं, असर्शन रीजन वाले आपके आए हैं, अभिकथन और कारण के क्वेश्चन। तो अभिकथन है हमारा क्वेश्चन 4 में, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। सही बात है, जो बच्चे टीवी में देखते हैं वो उस तरीके से वो खेलना भी शुरू कर देते हैं छोटे बच्चों में। तो इसका कारण क्या दिया हुआ है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही बात है, बच्चे मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही सही है, ए और दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए, पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ा है, तो उनके अनुसार आपका यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। शिक्षक की गतिशीलता होनी चाहिए, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही था, तो यहाँ पे मल्टीपल आंसर करेक्ट होते हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की बात नहीं करते हैं, पुनर्बलन की बात आपके व्यवहारवादी जैसे कि पावलाव, स्किनर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, एट आपकी ये भी स्टेज से पूछा गया है। डेवलपमेंट का जो स्टेजेस होते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। जीववादी दृष्टिकोण क्या होता है, और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की वंशाएँ और इरादे हो सकते हैं। तो उन्हें लगता है पेड़ पौधे भी चलते हैं, जीववादी दृष्टिकोण होता है। ये सभी जो है कौन सी अवस्था में होता है, जैसे कि आपको पता है जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी विकास की, SPCF से मैंने आपको याद कराया हुआ था, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो आपको SPCF से याद करना 4 स्टेजेस जीन पियाजे की, और यहाँ पर हमारा उदाहरण है ये पूर्व संक्रियात्मक, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा जीववादी दृष्टिकोण रखता है। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं, किसके सिद्धांत पे भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ पर आपको भाषा और संस्कृति दिख जाए तो सबसे पहले आपको लियो वाइगोत्स्की पर टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि इनका 3 जो है आपको कोड वर्ड याद रखना है वाइगोत्स्की का। SCL मतलब कि सोशलाइजेशन, S से सोशलाइजेशन या समाजीकरण, C से आपका कल्चर या संस्कृति हो गया, और L से आपका लैंग्वेज हो गया या भाषा हो गया। ठीक है, तो SCL सोशलाइजेशन, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 वर्ड आपने देख लिया, इनके कोड वर्ड, तो आपको लियो वाइगोत्स्की आंसर कर देना है, कुछ नहीं सोचना उसमें बस। ठीक है, और ये बहुत पूछा जाता है सीटेट में, इस बार भी 2022-23 वाले में बहुत पूछा गया था। लियो वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, यही सब तो इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, फिर से आ गया, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, तो आपको मैंने बताया SCL, इनमें से कोड वर्ड आप ढूंढिए कहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन 2 में साथियों से बातचीत करके, मतलब कि बच्चे सोशल हो रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, तो ये सोशलाइजेशन ही तो हो गया, तो बस ऐसे ही सीखते हैं। प्रतियोगिता के द्वारा नहीं सीखते हैं, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं कराया जाए। पुरस्कार की बात ये आपके व्यवहारवादी करते हैं। उद्दीपन, प्रतिक्रिया, ये सब आपके बिहेवियरिस्ट करते हैं, व्यवहारवादी, तो ये सब होगा नहीं, आपको ऑप्शन 2 के साथ जाना है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे कैसे सीखते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर बच्चों पर केंद्रित कक्षा है तो वहाँ पर बच्चे ही एक सक्रिय रूप में पाए जाएंगे एक्टिविटी में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन 2 का सही हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण में जहाँ बच्चे सक्रिय रूप से लगे होंगे, सक्रिय एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 में देखते हैं, करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। ये आपका दिया हुआ है मोरल डेवलपमेंट आपके कोहलबर्ग की थ्योरी से, जो उनकी 3 लेवल और 6 स्टेजेस थी, उनको यहाँ पर मैच करना है। तो आपको पूरी थ्योरी आना चाहिए सबसे पहले, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। तो मैंने आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। कोहलबर्ग की थ्योरी आपको मैच करना है, तो कौन सा सही मैच है उनका, यही आपको बताना है, कौन सा लेवल और कौन सा स्टेज सही मैच है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन 2 सही मैच है। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की जो है बच्चा जब बनना चाहता है, वो क्यों बनना चाहता है, क्योंकि वो दूसरों के साथ आपको
ये कहलवाना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, जिससे कि मेरे से कोई मेरी प्रशंसा करे। ठीक है, वो प्रशंसा या फिर अपनी तारीफ़ सुनने के लिए अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की कोशिश करते हैं। यही हमारा सही है आपका स्टेज यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की बहुविधि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है गार्डनर के आप में 8 या 9 प्रकार की बुद्धि आपकी कहीं कहीं लिखी होती हैं, और 8 प्रकार की बुद्धि आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं कि इन्होंने गार्डनर आपके 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, जिसमें आपका यहाँ पर बताया हुआ है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचानते हैं। जो प्राकृतिक रूप से जो है बुद्धि पाई जाती है वो प्रकृतिवादी से रिलेटेड हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु आपके नेचर में पाए जाते हैं। तो ऐसे इंटेलिजेंट को उन्होंने कहा था नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या फिर प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं संगीत में जो म्यूजिक से रिलेटेड इंटेलिजेंट होती है, जो सिंगर लोग इसमें आ जाएंगे। अंतःवैयक्तिक में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और स्थानिक जो स्पेशल मतलब कि जो आपके नेविगेशन वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन 12 देखेंगे, NAP 2020 से आया हुआ है। NCF 2022 जो आपका लेटेस्ट है, और NCF 2005, NCF 2022 और NAP 2020, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पूछे जाते हैं टेट सीटेट हर जगह। तो NAP 2020 रिकमेंड करता है, देखकर ही आपको लगा देना है, मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, वो बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है, ना कि किसी एक भाषा को या फिर मानकीकरण को। ये सब नहीं, इस सब को वो निगलेक्ट करता है। बहुभाषावाद हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। जेंडर बायस से भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। एक शिक्षिका ये धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो सिंपल सी बात है, वो जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, जेंडर बायस का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन हमारा 1 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आपका ये कारण और अभिकथन वाले क्वेश्चन आ गए। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक के बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ये तो सही बात है कि हाँ, विभिन्न प्रकार के TLM मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का शिक्षकों को यूज करना चाहिए क्लास में, लेकिन रीज़न ये दिया हुआ है कि एक प्रकार का आपका TLM सफिशिएंट नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कथन निष्कर्ष सही है या फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों नहीं सही हैं? तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। ठीक है, A और R दोनों सही है और R A की व्याख्या करता है। 15 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं अप्लाई होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। आप सभी को पता है समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 प्रकार के आकलन होते हैं, जिसमें कि फॉर्मेटिव आपका अच्छा माना जाता है बच्चे के लिए, ये आपका सीखने के लिए आकलन होता है। ठीक है, और ये सीखने का आकलन होता है समेटिव असेसमेंट। तो 15 का हमारा राइट जवाब हो जाएगा पहला। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ जा रहे हैं, कैसे पहुँचे। ठीक है, इसमें आपको फीडबैक का मौका मिलता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में पहला ऑप्शन हमारा ये गलत है, क्योंकि हमसे गलत वाला ही पूछा जा रहा था। ओके, 15 का राइट आंसर 1 हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पूछा जा रहा था कि सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। बाकी ये सभी सीखने के लिए आकलन को दर्शाते हैं। इसको इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग? असेसमेंट फॉर लर्निंग को नहीं दर्शाता है। तो फॉर लर्निंग में मतलब कि बच्चा स्टूडेंट एक्टिवली थिंक अबाउट वेयर दे आर गोइंग। तो ये सब बच्चे को नहीं बताना, बच्चे को बस सीखने के लिए प्रेरणा करना है। बाकी के 3 ऑप्शन देखिए आपके यहाँ पॉजिटिव आपको मिलेंगे। फीडबैक आपका पॉजिटिव आंसर मिल गया, इन्हेंस परफॉर्मेंस ये आपका पॉजिटिव आंसर मिल गया, सेल्फ असेसमेंट तो ये आपके सबको पॉजिटिव है। आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना था, तो पहला ही हमारे यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही हो गया। आज हमने 15 क्वेश्चन देख लिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं या फिर EVS मैथ ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा PYQ, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो सीटेट आपके लिए बहुत ही हलवा लगेगा। पहली बार में आप क्वालिफाई कर जाएंगे
जैसे कि मैंने किया था पहली बार में। आप PYQ सॉल्व कीजिए, प्लस आपकी NCERT पढ़िए सभी सब्जेक्ट की, EVS, साइंस, मैथ। मैंने EVS का तो पूरा आपको पढ़ा रखा है क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं आपको साइंस भी पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।